नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम शानदार तरीके से सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बेहतरीन पेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर वाइज होगा, टाइप वाइज होगा। पहले टॉपिक की शुरुआत हो रही है हमारी परसेंटेज से, और ये वन शॉट मैराथन है। इसको मैंने टोटल 10 पार्ट में कंप्लीट किया है। आप देखेंगे पहले टाइप के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, है ना, वो हम कंप्लीट करेंगे इसमें। सेकंड टाइप में हम सक्सेसिव समझेंगे। थर्ड टाइप वन लाइनर का होगा। फोर्थ टाइप A इंटू बी इक्वल टू सी रूल होता है, जो वेटेड एवरेज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा एलिगेशन एंड मिक्सचर जो होता है वो पढ़ेंगे हम इसमें। परीक्षाओं पे आधारित सवाल बनते हैं इसमें। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय व्यय और बचत पे आधारित जो सवाल बनते हैं, चुनाव पे आधारित बनते हैं, और जो मिसलेनियस टाइप है। इस प्रकार कंप्लीट परसेंटेज जो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका वन शॉट मैराथन होगा ये, ठीक है। इसको मैं लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आज हम जितना रिकॉर्ड कर पाते हैं इसको, मैं आपको हर टॉपिक का ऐसे रिकॉर्डेड ही वीडियो दूंगा। रोज रात को 8 बजे ये वीडियोस आपको मिलने वाला है कल से, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी एग्जाम को ये कवर करेगा तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस तक की कोई भी एग्जाम जो एसएससी में होती है सबको कवर करेगा। आप मध्य प्रदेश से हैं तो व्यापम की सारी एग्जाम को कवर करेगा, रेलवे की भी सारी एग्जाम कवर करेगा, बैंकिंग की भी सारी एग्जाम कवर करेगा, ठीक है। तो कंटेंट एकदम जीरो से लेके बहुत अच्छे लेवल तक का है। एक ही बार पढ़ना है आपको और कंप्लीट नॉलेज आपको उस टॉपिक का हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास इसी प्रकार से मैं प्रॉफिट एंड लॉस की दूंगा आपको, ठीक है। और इसी प्रकार हर टॉपिक की आपको इसी तरीके का एक थंबनेल दिखेगा, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, और डेली रात को 8 बजे आपको ये क्लासेस मिलेगी। तो ध्यान रखना है, रात को 8 बजे से अब आपको ये रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश से महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी वन शॉट मैराथन से हो जाएगी। कंप्लीट नॉलेज है इसके अंदर परसेंटेज का। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे पास परफेक्शन एकेडमी एप्लीकेशन पे मैथ्स और रीजनिंग का फाउंडेशन का हमने कॉम्बो बैच बनाया है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए है। अगर आप लोग बिल्कुल प्री से मेंस लेवल का बहुत डिटेल में पूरा मैथमेटिक्स और पूरा रीजनिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 599 रुपये में आप ये कंप्लीट बैच ले सकते हैं परफेक्शन एकेडमी ऐप से। साथ में अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, जो होता है सब कुछ, एसएससी की सारी एग्जाम प्री से टियर 1 टियर 2 सब कंप्लीट कवर करना है, तो फाउंडेशन बैच हमारे पास 3 अवेलेबल है। एसएससी फाउंडेशन और व्यापम के भी फाउंडेशन है। व्यापम के भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये बैच है। ये कंप्लीट तैयारी आप यहाँ से इन बेचेस से पढ़ करके कंप्लीट कर सकते हो। आप एसएससी की कोई भी एग्जाम और व्यापम की भी कोई एग्जाम की तैयारी, ठीक है। बाकी एसएससी जीडी की आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो 499 रुपीज़ में आप 25 टेस्ट सीरीज भी हम इसको आपको फ्री देंगे। इसी अलावा महिला पर्यवेक्षक की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे टाइप नंबर 1 से, जो है आपका बेसिक क्वेश्चंस। देखिए, परसेंटेज के बारे में मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको प्रारंभिक ज्ञान छोटा मोटा तो होगा, लेकिन फिर भी मैं छोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कहीं पे अगर 25% लिखा है तो 25% का मतलब होता है 25, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। यानी कि 1/4 हो गया ये, ठीक है। मतलब कभी भी परसेंटेज है 25% तो परसेंटेज हटाते ही बटे में 100 लगता है ना। अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है 1/5 और मुझे बोल दे कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो मुझे डायरेक्टली 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से 100 कटते ही ये 20% आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में हम 100 का गुणा ऐसे नहीं कर रहे होते हैं, 100 का गुणा नीचे और 100 का गुणा ऊपर कर रहे होते हैं। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 100, और 20/100 को हम क्या 20% नहीं लिख सकते क्या? ये वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है जो बहुत बेसिक से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शंस में बदलना सीखते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा और बता देता हूं। देखिए, जैसे 35% अगर दे रखा है तो मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, और अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, मुझे मान लो
3/4 है ना, तो मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है। तो ध्यान देना, ये परसेंटेज में वैल्यू है, मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, भिन्न में क्या आएगा। और अगर ये भिन्न दे रखा है, मुझे फ्रैक्शन दे रखा है ना, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इसको मुझे अगर परसेंटेज में बदलना है तो मैं इसको कैसे बदलूंगा, ध्यान से समझना। परसेंटेज 35% है, तो 35, और जब परसेंटेज होता है उसको हटाते हैं तो बटे में एक 100 आता है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 सते 35, 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 0 20 बार, यानी कि 7/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो मुझे परसेंटेज में बदलना है, तो इसमें 100 का गुणा 100 का भाग करेंगे। 3/4 में 100 का गुणा 100 का भाग करते हैं, तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग करते हैं। 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 दिया, ये 75/100 आ गया। और बटे में अगर 100 है तो अगर 100 को हटाएंगे तो वापस परसेंटेज लग जाएगा, तो ये 75% हो जाएगा हमारा, तो 75% हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो, देखिए मैं आपको एक्चुअली में यहाँ पढ़ाने आया हूँ क्वेश्चंस, है ना। मैं आपको पूरा बेसिक यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे है परसेंटेज है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये आप जनरल चीज़ें हैं, ये कहीं से भी आप परसेंटेज बेसिक सर्च करके यूट्यूब से पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस डिलीवर करूँगा, क्वेश्चंस आपको, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और कोई अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे पढ़ाने जैसे हैं तो वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल हम करते हैं। ये पहला सवाल हमारे सामने है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप देखें तो इसको 1.5x में देखना आप, है ना, 1.5x की स्पीड में देखना। ये थोड़ा सा जल्दी आपको कम समय में आपको पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, एक निश्चित संख्या को 1/6 हिस्से के 3/8वें हिस्से का 2/5वां हिस्सा 52 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए, किसी संख्या का 1/6 का 3/8वें का 2/5वां हिस्सा 52 है, उसका 40% क्या होगा। मान लेता हूं कोई संख्या x है, और ध्यान रखना यहाँ पे आपको टाइप लिखा हुआ मिलेगा। ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा हूँ, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर पाओगे इससे। तो मान लेते हैं वो संख्या आपकी x है, एक निश्चित संख्या को मैंने x मान लिया, उसका 1/6 होता है 1/6, उसका 3/8 हो गया 3/8, उसका 2/5 यानी कि 2/5, इसका मान हमें कितना दे रखा है, 52 के बराबर। है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से 3 दूना 6 से ये 6 कटेगा, और ये 8×5 40 हो गया, 40 का गुणा वहां कर दीजिए, तो x बराबर आ गया 52 × 40। 52 × 40 ये हमारी संख्या आ गई। लेकिन हमें इस संख्या का 40% निकालना है। 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, चलिए आप इसको कैलकुलेट करिए। 5 से ये 40 कटेगा 8 बार, तो 8 दूना 16 आ गया। अगर 8 दूनी 16 आ गया तो आप एक बात बताइए, आप कोशिश करिए कि इकाई का अंक मैच हो जाए। कहीं पर भी इकाई का अंक सेम नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिट डिजिट से आप जल्दी कर लीजिएगा। 8 दूनी 16 की 6 बचा, 6 दूनी 12 की 2 बचा, तो इकाई का अंक तो 2 आएगा। 2 हमारा एक ही ऑप्शन में है, 832। 832 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बताओ, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। एक बात बताइए, 30% का मतलब क्या है। 30% का मतलब हो गया 3/10। 3/10 यानी कि अगर उसकी आय 10 रुपये है तो 3 रुपये क्या कर रही है वो, बचत, यानी कि बचा रही है। तो 3 रुपये उसकी बचत हो गई 10 रुपये में से। तो सीधी बात है, अगर 10 रुपये में से 3 रुपये बचा लिए तो 7 रुपये खर्चा कर दिए। वो कह रहा है इतने रुपये, अच्छा खर्च पूछा है आपसे, वेतन दे रखा है, तो ठीक है, तो बेसिक सवाल हो गया। फिर तो इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। उसका प्रति माह वेतन दे रखा है 42,000 रुपये। तो देखो उसका वेतन अगर 42,000 रुपये है, हमें इस वेतन का व्यय निकालना है, व्यय खर्च। तो अगर 30% उसने बचाया तो 70% उसने खर्च कर दिया। तो इस वेतन का 70% निकालना है। 70% होता है 7/10, ये उसका व्यय हो गया। आप इसको डायरेक्ट निकाल लो, 0 से 0 कटेगा। आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 0 के बाद 7 दूनी 14 की 4। 400 कहीं दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन है जिसमें 400 दिख रहा है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका 29,400। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी चेक कर सकते हो, मल्टीपल भी। जैसे 42 है, 42 के अंदर क्या होता है 21, देखो 3 होता है, 3 इंटू, खैर ये तो बेसिक सवाल है, आप ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कभी कभार कैलकुलेशन बड़ी आ जाती है, तो आप इस 420 को थोड़ा दिमाग से सोचो। 3 × 14 होता है, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 7 का यहाँ भी है, यहाँ भी है।
एक बार 7 का कोई मल्टीपल 2 बार आ जाए तो फिर से उसको 7 से मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। 3 से भी अगर ये इसमें 3 भी तो है, 14 3 42, तो वो ऑप्शन जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। 4 और 2 6 और 9 15, देखो इसके अंकों का योग 15 आया, 15 भी 3 से कटता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 3 से कट जाएगा 9 और 2 और 1 3, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो खैर 3 से चेक करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, 9 बहुत सारी जगह हेल्प कर देता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपये है। इसके मूल्य में 30% की कमी आई है, तो इसका इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है? अगर एक इलेक्ट्रिक बाइक 1,25,000 रुपये की है, इसके मूल्य में 30% की कमी आई, तो इसका मतलब इसका मूल्य अब 70% बचा खाली। तो 70% निकालना है, 0 से 0 काट दो, बस आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0, 7 पंजे 35 की 5, 500 दिख रहा है क्या कहीं? 2 जगह है, कोई बात नहीं, 7 पंजे 35 की 5, 3 बचा, 12 7 84, 85 86 87, 87 500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट की खरीदारी पे 45,000 रुपये खर्च किए। शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी। एक बात बताओ, 30,000 दिवाली पे खरीदारी कर दी, 45,000 की टीवी खरीद ली, तो 75,000 खर्चा कर दिया उसने टोटल। देखिए, कोशिश करिए कि जितनी कम चीजें आप लिख पाएं उतना कम लिखिए। हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखते हैं, कोशिश करिए कि कुछ चीजें जल्दी हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। आप आधी चीजें तो लिखेंगे भी नहीं उसमें, ठीक है ना। अगर कोई बंदा 40%, शेष 40% उसके पास बचा, 40% बचा, इसका क्या मतलब है? 40% होता है 2/5, यानी कि 5 रुपये अगर उसकी टोटल कमाई थी ना, उसमें से 2 रुपये बचा है, तो 3 रुपये खर्च कर दिए हैं, और ये बोल रहा है 75,000 खर्च कर दिए हैं। इसका मतलब 75,000 3 रुपये की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा 3 कहाँ से आया? तो हमें 5 निकालना है उसकी टोटल राशि। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास अगर 40% राशि बची है ना, शेष इसके पास 40% है, तो पहले ये बताओ 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी कि अगर उसकी आय 5 रुपये थी तो उसके पास 2 बची, तो इसका मतलब 5 रुपये में से उसके पास 2 ही रुपये बचे, 3 रुपये कहाँ गए? खर्च हो गए। तो ये कह रहा 75,000 खर्च हो गए। प्रश्न के अनुसार देखो जो भी वैल्यू आएगी वो ऊपर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार खर्चा कितना है, 30 और 45, 75,000 का बटे हमारे अनुसार कितना खर्चा है, इनटू जो हमें ज्ञात करना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। प्रश्न इतना खर्चा कर रहा है, हम 5 में से 2 रुपये बचा रहे हैं तो 3 खर्चा कर रहे हैं। हमारी आय कितनी हो गई? 5, 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 से 75 25 बार कटता है, 25 या 75, और 25 पंजे 125, तो 125 000 ये आंसर हो जाएगा। तो 125 000 ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5, है ना। जितनी हो सके फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। 120% अगर मैंने किसी संख्या को बढ़ा दिया, 120% हो गई, सॉरी माफ करना, 120% हो गई, तो 120% मतलब होता है 6/5, यानी कि वह संख्या प्रारंभ में 5 थी। प्रारंभ में कितनी थी? 5 थी। अब कितनी हो गई है? वो 6। एक बात बताओ, जो संख्या 5 थी क्या वो 6 हो गई क्या? तो इसका मतलब वो 1 बढ़ गई। वो कह रहा उसको तो 8 बढ़ाया, तो इसका मतलब यहां से 1 बढ़ी है ना ये हमारे हिसाब से, लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो वो 8 बढ़ी है। तो बताओ वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कितनी है? 5 है। तो वह संख्या ओरिजिनल में 5 थी, तो 5 8 40 हो गई, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। किसी संख्या के 70% में से 70 को घटाया तो 70 शेष बचा, है ना। किसी संख्या के 70% में से 70 को घटाया तो 70 बचा। अगर किसी संख्या के 70% में से 70 को घटाओगे तो 70 बचेगा, तो ये 70 उधर ले जाओ, 140 हो गया। यानी कि किसी संख्या का 70% 140 है, मतलब इसका डबल है, तो 100% 200 होगा। 200 हमारे सवाल का आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। मान लेते हैं संख्या x है, x का 70%, तो x के 70% में से, ध्यान देना, x के 70% में से घटाया 70 तो आया 70। तो मैंने कहा ये माइनस का 70 उधर जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा। तो मैंने कहा x का 70% कितना है? 140 हो गया। मतलब जो जितना परसेंट निकाल रहे हैं ये उसका डबल है। तो अगर मैं x का 100% निकालूं तो
तो इस 100% का डबल आएगा 200 आ जाएगा। तो x का 100% डबल हो जाएगा 200, यानी कि 200 हमारा, अरे कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है ना, तो x का 100% क्या होता है, x ही होता है। x का 100 और प्रतिशत है तो बटे में 100, तो जब ये कटेगा तो x ही तो 200 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 10% और 25% ज्यादा है। मैंने कहा दो संख्याएं हैं, मैंने कहा ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। ठीक, ये जो पहली संख्या है, सॉरी पहली जो दो संख्या है मान लो, वो तीसरी संख्या से क्रम से ज्यादा है, क्रमशः कितना कितना ज्यादा है। तो मान लो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या उससे 10% ज्यादा है, यानी कि 110 है। दूसरी संख्या उससे 25% ज्यादा है, यानी कि 125 है। ठीक है, ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा 5 से काट दो 22 बार, 5 से काट दो 25 बार, तो 22:25 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक बेसिक सवाल ये बनता है कि ए जो है वो बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी के बराबर है। ध्यान से समझना, ए जो है वो बी का 95% है, ये जो ए है ना वो बी का 95% है। तो अगर बी का 95% ए है तो मैंने कहा बी को 100 मान लेता हूं, तो 100 का 95% 95 ही आ जाएगा, यानी कि ये 95 हो गया। आप रेशो ले सकते हो यहाँ पे, 5 से काट दो इसको 20 बार, 5 से काट दो इसको 19 बार, ए और बी का रेशो आ गया 19:20। ठीक, ये बोल रहा है ए का कितना परसेंट बी है, ये जो बी है ना बी 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 वो इस ए का कितना परसेंट है। बी की तुलना हो रही है ए से, जिसकी तुलना होगी वो ऊपर आएगा, जिससे तुलना होगी वो नीचे आएगा। तो बी ए का कितना परसेंट है इंटू 100 करना है, तो बी की जगह 100 लिख दो, बी ए का कितना परसेंट, तो बी की जगह 20 लिख दो, ए की जगह 19 लिख दो। तो ये इसका कितना परसेंट है बताइए। ये आ गया 2000/19 है ना, तो आप इसको काट दीजिए, कितना आएगा 19 एकम 19 है ना, एक बचेगा, भाग ही नहीं जाएगा 0, 19 पंजे 95 और 5 बचेगा बटे 19, तो 105 5/19। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये बिल्कुल बेसिक टाइप था, और भी ढेरों सवाल बन सकते हैं छोटे छोटे बेसिक टाइप के, वो आप लोग कर लोगे है ना। ये एक एक टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने बेसिक में, जितने भी टाइप होते हैं उसमें है ना, एक एक टाइप के ही ढेरों बन जाएंगे। इसी में बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, ए को कितना बढ़ाएं बी के बराबर हो जाए, बी को कितना घटाएं ए के बराबर हो जाए, ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है ना, ए बी से कितना कम है, बी ए से कितना ज्यादा है। टोटल 6 टाइप के सवाल यहीं बन जाएंगे। अब एक को समझ लोगे तो सारे ही समझ लोगे आप, है ना। अब एक दूसरा टाइप होता है इसमें सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव चेंज आप जानते हो, देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला होता है जब दो नंबर को मैं लगातार बढ़ाता हूं, जैसे मैंने किसी संख्या को x% बढ़ाया, फिर मैंने उसको y% बढ़ाया, या किसी को x% घटाया y% घटाया, या किसी को बढ़ाया किसी को घटाया, या पहले को घटाया दूसरे को बढ़ाया। कभी भी किसी संख्या में लगातार परिवर्तन कर रहे हो, बढ़ाना घटाना नहीं बोल रहा हूं, परिवर्तन कर रहे हो, किसी को बढ़ा दो घटा दो, या घटा दो बढ़ा दो, कैसे भी कर लो, है ना। देखिए एक्चुअली क्या है, मान लेते हैं किसी संख्या का प्राइस 100 रुपए है ना, पहले मैंने उसको कितना x% बढ़ाया, x% बढ़ाया, तो मुझे बताओ 100 का x% क्या होता है, x ही होता है। 100 का x% क्या होता है, x होता है। x बढ़ा दिया इसको तो क्या हो गया, 100 प्लस x हो गया है ना, x% बढ़ा दिया और बढ़ने के बाद इतना हो गया। अब मैंने कहा इसको y% बढ़ा दो, y% बढ़ा दो, तो इसको y% बढ़ा रहे हो, इसका y% निकालो, तो 100 प्लस x का y% यानी कि y/100 निकालो। मैंने कहा y/100 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 100 में गुणा करो y/100 का, प्लस x में गुणा करो y/100 का, तो ये 100 से 100 कटेगा, ये बचा y प्लस xy/100। तो ये कितना बचेगा, देखो पहले से था कितना, वो 100 प्लस x तो था ही सही ऑलरेडी, और उसमें वृद्धि कितने की हो गई, इतने की। तो ये देखो ये y है, y प्लस xy/100 की, तो y प्लस xy/100 की वृद्धि हो गई है ना। तो मुझे एक बात बताओ, जो वस्तु आपकी 100 रुपए थी, जो वस्तु आपकी 100 रुपए थी, वो कितना बढ़ गई, तो वो बढ़ गई 100 से कितना ज्यादा बढ़ गई, इतना बढ़ गई, x प्लस y प्लस xy/100। यही आपका सक्सेसिव चेंज आया है टोटल, कि किसी वस्तु को पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो टोटल चेंज आया x प्लस y प्लस xy/100। इसी प्रकार अगर कोई बोल दे आपको
है ना, कि इसको Z% बढ़ाया, Z% बढ़ाया, Z% बढ़ाया, तो मैं इस पूरी संख्या का, ध्यान देना, इस पूरी संख्या को Z% बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा इसको Z% बढ़ा, तो इस पूरे का Z% निकालना पड़ेगा। इस पूरे का Z% कैसे निकालोगे आप? जब आप इस पूरे का Z% निकाल के वापस इसी संख्या में जोड़ोगे ना, तो एक और नया रिजल्ट आएगा जो मैं बताता हूं आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसका प्रूफ वगैरह समय बर्बाद मत करो, डायरेक्ट रिजल्ट से जो मैं आपको समझा देता हूं कि x + y + x × y बटे 100। आप ये रिजल्ट याद रखिए, एक रिजल्ट होता है x + y + z प्लस xy + yz + zx बटे 100, है ना, ठीक है, और प्लस xyz बटे 100 × 100 यानी कि 10,000। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और एक आपको रिजल्ट ये याद रखना है जो छोटू सा है और बहुत काम का है भैया। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये कब प्रयोग होंगे ये मैं अभी आपको क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये कैसे प्रयोग होता है, ये होता क्या है, ये सक्सेसिव क्या चीज़ है, समझते हैं। देखो, ये टाइप नंबर 2 शुरू हो गया है अब हमारा। ठीक है, समझना अच्छे से। ये बोल रहा है कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए वेतन में फिर 10% की कमी की जाती है। कर्मचारी का वेतन में कितने % की कमी होगी? देखिए ध्यान से समझना। मैंने कहा मान लेते हैं किसी कर्मचारी का वेतन 100 रुपये था, पहले उसको अपन ने कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। तो पहले 10% बढ़ा दो, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10 बढ़ा दोगे तो 110 हो जाएगा। फिर मैंने कहा इसको 10% घटा दो, ये 10% कम कर रहा है ना, तो 10% कम कर दो, तो 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% यही होता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे यानी कि 11, 11 एकम 11, 11, इसको 11 कम कर दोगे तो 99 बचेगा। यानी कि जो वेतन किसी व्यक्ति का 100 रुपये था वो आपका कितना बचा? मात्र अब 99। यानी कि आपने किसी व्यक्ति का वेतन 1% कम कर दिया, तो ये आपका 1% वेतन कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ये आपने परसेंटेज से कर लिया। ठीक है, ये परसेंटेज से कर लिया, समझ में आ रहा है। एक दूसरा तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया सक्सेसिव से, कि आपको हर बार 100 मानने की जरूरत नहीं है। आप कर क्या रहे हो? लगातार एक ही व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन कर रहे हो। पहले उसका वेतन 10% बढ़ाया, फिर उसको 10% वापस से कम कर दिया। कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार परिवर्तन तो कर रहे हो ना। पहले 10 बढ़ाया, फिर 10 घटाया, परिवर्तन बोल रहा हूं, कम ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, परिवर्तन तो कर रहे हो ना उसी वेतन में, उसी वैल्यू में, यही सक्सेसिव है। तो मैंने कहा देखिए सक्सेसिव क्या है, दो वेतन है, दो बार कर रहे हो, तो 2 बार के लिए रिजल्ट है x + y + xy/100। ये टोटल चेंज आएगा कि जो आपका वेतन ओरिजिनल था वो कितना बचा, उसमें ये जो आने वाला परिवर्तन है ना, यही है वो सक्सेसिव चेंज। तो ये सक्सेसिव चेंज है ये। ठीक है ना। आप बताओ, पहले आपने वेतन 10 बढ़ाया तो 10 लिख दो प्लस का, फिर 10 घटाया है तो घटा रहे हो जब भी ना तो माइनस लगा दें, तो -10 किया, फिर प्लस, ये प्लस फॉर्मूले वाला प्लस है। पहले आपने 10 बढ़ाया, फिर आपने 10 घटाया, है ना, बटे में कितना आ गया? 100 आ गया। तो मैंने कहा देखिए ये 10 में से 10 गया तो ये तो 0 हो गया, खत्म। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, ये एक एकम कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये 1% की कमी आ गई, समझ में आ गया। तो वेतन आप देखो, यहाँ पे भी 1% की कमी आई थी, यहाँ पे भी 1% की कमी आई। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं सक्सेसिव का, याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा एक परसेंटेज रेशो मेथड भी है। रेशो ऐसे होता है कि आप देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है ना। यानी कि किसी व्यक्ति का वेतन अगर 10 रुपये था तो उसको 1 बढ़ा दिया, तो किसी व्यक्ति का वेतन अगर 10 रुपये था तो उसको 1 बढ़ा के 11 कर दिया आपने, 10 से 1 बढ़ा के 11 कर दिया। प्रारंभिक वेतन 10 था तो नया वेतन 11 रुपये हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि उसका वेतन फिर से 10% कम कर रहा है। 10% मतलब 1/10, यानी कि अब उसका वेतन अगर 10 है तो उसको 1 कम कर रहा है। तो 10 जो वेतन है उसका वो 1 कम कर रहा है, 9 कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका प्रारंभिक वेतन 100 रुपये था तो उसका जो अभी वेतन है वो 11 में 99 रुपये बचा। तो बताओ उसका वेतन कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। तो आप इसको रेशो से भी कर सकते हो, ये रेशो मेथड है। तो 3 तरीके हो सकते हैं किसी सवाल को करने के, और भी ढेरों हो सकते हैं, पर ये 3 अच्छे तरीके हैं, समय कम लगेगा और कर लोगे। देखिए, एक बाइक की कीमत में पहले 21% की वृद्धि की जाती है,
फिर बाद में बिक्री में कमी होने के कारण 34% की कमी की जाती है। तो देखो, पहले किसी वस्तु की कीमत 21% बढ़ाई, फिर बिक्री 34% कम कर दी, तो उसमें परिवर्तन कितने का आया? परिवर्तन ही तो सक्सेसिव है। तो मैंने कहा देखो, पहले किसी वस्तु की कीमत को 21% बढ़ाया, तो 21 बढ़ाया तो प्लस का 21, फिर उसकी बिक्री इससे क्या हो गई? 34% कम हो गई, तो -34 है ना, फिर प्लस 21 इंटू -34/100। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो देखिए ये कितना आ गया। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 34। तो जो बड़ी संख्या चिन्ह उसका आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 21 चौके 84, 21 का मल्टीप्लाई करो, 21 चौके 84, 8 बचा है ना। 21 या 63 और 8 कितना आ गया? 8 3 11 और 6 और 1 7। 100 का भाग दोगे तो 7.14 आ गया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। 13 और 7 कितना आ गया? 20 आ गया। 20.14 आ जाएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि 20.14% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए एक बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले एक कस्बे की आबादी 16% कम हो गई। भाई सीधी बात है, गांव के लोग शहर जाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो सीधी बात है किसी शहर की, कस्बे की आबादी कम हो गई क्योंकि लोग सारे शहर चले गए। अगले साल कस्बे की आबादी 21% बढ़ गई क्योंकि वहां नौकरियों के बेहतर अवसर मिलने लग गए। पहले शहर में अवसर मिल रहे थे नौकरियों के अच्छे अच्छे, तो लोग फैक्ट्रियां देख देख के शहर की तरफ दौड़ रहे थे। फिर गांव में ही फैक्ट्रियां लग गई तो वापस गांव में आ गए, तो गांव की जनसंख्या बढ़ गई। तो उसी गांव में तो चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा उस गांव की जनसंख्या पहले 16% की कमी हो गई, फिर 21 बढ़ गई, है ना, फिर प्लस। अब देखिए ये 21 इंटू ये 16, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बस ये बात ध्यान रखना है। दोनों को पहले चिन्ह सहित लिख लेना है। 16 घट रहा है, 21 बढ़ रहा है, फिर प्लस लगा के दोनों का गुणा कर देना है, बटे में क्या करना है? 100 करना है। 21 - 16 यानी कि 5 बचेगा, है ना, माइनस 16 एकम 16 की 6, 16 दूना 33, बटे में 100 आ गया। 100 का भाग दोगे तो ये 3.36, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 में से भी अगर कुछ जाएगा तो 1.2 में 36 गया तो कितना आएगा? 64। तो 1.64 आंसर आ जाएगा। क्योंकि आंसर प्लस का आया है तो 1.64 वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी संख्या को पहले 10% घटाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, क्या परिवर्तन आया? देखो 3 बार सक्सेसिव लगा रहा है वो। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे कर सकते हो, रेशो से, परसेंटेज से, है ना, सक्सेसिव से भी कर सकते हो आप। लेकिन सक्सेसिव में थोड़ा थोड़ा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कुछ वैल्यूज। रेशो से कर लीजिए, रेशो ज़्यादा अच्छा है। किसी वैल्यू को पहले 10% घटाया, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई संख्या अगर 10 थी तो 1 घटा के 9 हो गई। फिर 30% बढ़ाया, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि कोई संख्या 10 थी तो उसको 3 बढ़ाने के बाद वो 13 हो गई। फिर 20% घटाया किसी संख्या को, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि कोई संख्या अगर 1/5 कम हो गई तो 5 से 1 कम हो गई तो 4 बची। बस ये आपका सवाल हो गया बेसिक सा। बताओ, 10 धाम 100, 100 × 5 500, है ना। तो मान लेते हैं किसी संख्या, कोई संख्या ओरिजिनल में अगर 500 थी तो उसमें कमी कितने की आई? तो देखो 13 9 में 117, 117 का 4 गुना, 17 चौके 68, है ना, 117 है, 4 एकम 4। ठीक है, तो कमी कितने की आ गई? आप खुद देखिए यहाँ पे, तो कमी आ गई आपकी 32 की। तो ये जो 32 की कमी आई है किस पे आई है? इस 500 पे। तो बताइए ये कितना परसेंट हो गया? ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 का भाग दो, 5 छंग 30, कमी आई है, ध्यान रखना, कमी निकाल रहा हूँ मैं, कमी। तो 5 छंग 30, 2 बचा, 5 के बीच 6.4% की कमी आ गई। 6 देख लो, 6 कहाँ लगा हुआ है? 6 यहाँ रहा, और 2/5 वैसे ही 0.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया हमारा। ये बताइए, राम नारायण के वेतन में 3 सही 1/8 की कमी आ गई। कम किए गए वेतन को 7 सही 2/5% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना ज़्यादा या कम है? फिर से सक्सेसिव है कि पहले उसका वेतन कम हो गया, फिर कम किए गए वेतन को वापस से बढ़ा दिया, तो नए वेतन मूल वेतन से कितना ज़्यादा या कम है, ये हमें बताना है। पहले आप ये बताओ, 3 सही 1/8% को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 3 तो अपनी जगह पे पूरा है, 3 तो पूरी संख्या है, 1/8 होता है 12.5%, वैसे ही पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। 12.5 क्या होता है? 125, यानी कि 12.5 होता है। चूंकि पॉइंट आगे लगा है तो 125 लाइन से लिख दो सीधा। 7 सही 2/5 है, तो 7 सही 2/5 का क्या मतलब हो गया? 7 सही 2/5% मतलब होता है 7 तो पूरा नंबर है तो 7 पूरा लिख दो। और ये 2/5 क्या होता है? 40%। अभी जस्ट बताया था 2/5 कहाँ गया? कौन से सवाल में बताया था ना मैंने? हाँ, ये 2/5 0.4, ये 0.4 है 2/5।
ये याद है आपको, तो 2/5 क्या होता है 0.4, तो ये 0.4 आ गया। अब देखो दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, तो आप चाहें तो 1 2 3 ये 3 जीरो लगा सकते हो, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो। तो मैंने कहा ये वेतन क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ये कम हुआ है और ये बढ़ा है आपका, तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से घटाएंगे ये वाली वैल्यू, तो देखो 7.40। आप चाहें तो दशमलव के एक स्थान भी ले सकते हो, क्योंकि देखिए ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। एक बात बता दूं मैं आपको, ये 3.03 ज़्यादा है, ये 3.03 कम है, कम ज़्यादा से तो वैसे ही अपन पता चल जाएगा। 4.04 ज़्यादा है, 4.04, तो आप अगर ज़्यादा ज़्यादा में भी देखोगे तो एक का अंतर है, कम कम में भी देखोगे तो एक का अंतर है, यानी कि ऑप्शंस दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है। तो मैं वैसे ही लिख सकता हूँ 7.40, 2 नंबर तक ले लो, 7.40 तक, 7.12 तक। तो मैंने कहा 7.40 में से, ध्यान देना, 7.40 में से मैं घटा दूँ 3.12, है ना, और प्लस करके मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 7.40 इंटू 3.12, ठीक है ना, बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। बस। तो एक बात बताओ, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, पॉइंट। 40 में से 12 गया, देखो 40 में से 10 गया 30, 30 में से भी 2 गया तो 28 आ गया, 4.28 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7 तिया 21 आएगा ये, हालांकि 21 से बड़ा ही नंबर आएगा, आपको गुणा नहीं करना है, कल लगानी है। 7 तिया 21 आ जाएगा, और टोटल 2 नंबर के बाद दशमलव यहाँ है, 2 नंबर के बाद दशमलव यहाँ है, टोटल 4 नंबर के बाद दशमलव वैसे आएगा, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, टोटल नंबर 4 के बाद दशमलव लगेगा गुणा करने के बाद। लेकिन बटे में देखोगे तो 100 भी है, यानी कि टोटल 100 का भाग और दोगे ना तो टोटल 2 नंबर के बाद और लगेगा, यानी कि जो 7 तिया 21 आएगा ना, ये भी पॉइंट का आएगा, तो 0.21 समथिंग लगभग लगभग ले रहा हूं मैं इस पूरी वैल्यू को 0.21 लगभग लिख दे रहा हूं, लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली आंसर के करीब जा सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर 4.28 में से 4.21 भी घटाऊं अगर मैं, तो 4 पॉइंट लगभग लगभग कितना आएगा, 7 के करीब आएगा, और प्लस का आ रहा है यानी कि वृद्धि, तो 4 की वृद्धि आ रही है, जो कि एक ही ऑप्शन है, ये तो 3 के करीब है और ये 4 की कमी है, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा सी। आपको कभी कभार गुणा करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी अकल लगा लें कि इसका गुणा करने में तो हमारे को क्या मतलब फालतू समय बर्बाद करने से। ये आएगा 7 या 21, 21 से बड़ा ही आएगा, 22 23 24 कुछ भी आएगा। अब उसमें भी अब 100 का भाग दोगे तो 0.21 के करीब आएगा, मतलब ये 1 से भी छोटी वैल्यू आ रही है, ये तो पता है। तो जब 28 में से मैं 21 घटा दूं, अरे मैं 30 भी घटा दूंगा तो भी 4 के ही करीब आएगा, 3.99 कुछ आएगा, तो 3.3 के करीब तो होगा नहीं वो वैल्यू, तो 4 के ही करीब आएगा, तो ये आंसर यही होगा। एक सवाल ये देखिए, एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में इतना % बढ़ती है, इसकी शुरुआत, 5 कुछ नहीं है इसमें ना, फालतू चीज है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। 2004 में क्या हुआ था कि इसकी वृद्धि के साथ साथ इसकी शुरुआत 2004 में वृद्धि के साथ हुई थी। 2004 की तुलना में 2007 में एसी की कीमत में हुई क्या वृद्धि हुई कि कमी हुई, ये बताना है। अब देखो 1.57 एक वृद्धि एक कमी, 2.57 एक वृद्धि कमी, मतलब फिर से डिफरेंस ज्यादा का है, एक एक का डिफरेंस है, यानी कि फिर से गैप बहुत ज्यादा का है, मतलब अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कहा देखो पहले तो ये पता करो आप कि देखो, मैं पहले समझा देता हूं सवाल क्या है। प्रत्येक एकांतर वर्ष में इसकी कीमत बढ़ती है और घटती है। अच्छा सवाल है, ध्यान देना। ये बोल रहा है पहले उसकी कीमत बढ़ेगी, फिर उसकी कीमत घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा एक 2004 दे रखा है, एक 2005 दे रखा है, 2006 दे रखा है, 2007 दे रखा है। आपसे बोला हुआ है कि पहले जो है, पहले तो ये बताओ वन इंटीजर 3/5 है, 1 इंटीजर 3/5% है, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखो ये 1 है, पॉइंट लगा दो, 3/5 का मतलब क्या होता है 60%, 60% है, परसेंट मतलब 100 बटे में 100, 60 में 100 का भाग दोगे तो 0.60 आ जाएगा, यानी कि 1.6 समझ लो लगभग लगभग। तो मुझे बताओ 2004 से 2005 में उसकी जो भी कीमत है एसी की वो 1.6 बढ़ गई, फिर यही 1.6 कम हो गई, फिर 1.6 बढ़ गई, ऐसे वृद्धि कमी बोल रहा है ये कि प्रत्येक एक अंतर वर्ष में, एक के अंतर के वर्ष में, है ना, एक का अंतर हो गया, फिर एक वर्ष में बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, इस तरीके से हो रहा है ये। तो आप बताइए कि 2007 में, है ना, एसी की कीमत में क्या थी, 4 से 7 में क्या परिवर्तन आया। तो देखो पहले मैं इन दोनों में सक्सेसिव लगा दूं, फिर जो आएगा उसको मैं इस 1.6 के साथ ले लूंगा और सक्सेसिव लगा दूंगा। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करो। तो देखो 1.6 माइनस 1.6
है ना, और प्लस 1.6 इंटू माइनस 1.6 डिवाइड बाई कितना आ गया, 100 आ गया। आप ये देखो 1.6 में से 1.6 गया तो ये तो खत्म हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि ये 256 आ गया, है ना। अब टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आना चाहिए, लेकिन 100 का भाग देना है। तो अगर पॉइंट यहाँ आना चाहिए, ध्यान देना, तो 100 का भाग देते ही टोटल 2 नंबर और आगे खिसकेगा इधर। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ ना आके आगे एक 0 लगा दीजिए, तो ये एक से एक स्थान 2 स्थान यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 0.0256 आ जाएगा, 0.0256 आ जाएगा ये, तो 0.0256 आ जाएगा ये, है ना, इतना परसेंट आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सक्सेसिव लगाया मैंने तो 2006 में जाकर के ये कीमत इतनी हो गई, इतनी बढ़ गई। मतलब अब इस फिर 1.6 बढ़ गई 2006 से 7 में, तो मैं एक बार फिर से इसके साथ अब इसका सक्सेसिव ले लूँगा, तो 1.6 प्लस 0.0256, है ना, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1.6 इंटू 0.0256 बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अब एक बात बताओ यार, 1.6 प्लस में ही आ रहा है पूरा की पूरा, तो कमी वाले तो ऑप्शंस वैसे खत्म हो गए। अब देखिए आप कि 1.6 से 1.62 लगभग 1.60 के करीब आ रहा है ये, है ना। माइनस में तो, अरे माफ करना यार, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना यहाँ पे, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, है ना। तो ये वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, 1.6 माइनस है ये, तो 1.6 माइनस इतना आएगा, है ना, माइनस का 0 पॉइंट ही आएगा, तो इंटू माइनस का 0 पॉइंट इतना आएगा लगभग ये, है ना, माइनस का 0 पॉइंट ही आएगा। तो देखो 1.6 में से 0.2 गया, मतलब 1.60 है ये, 1.60 में से गया 0.02, यानी कि 1.58 आ गया, 1.5844, है ना। और यहाँ पे ये घटेगा तो माइनस, अब देखिए ये 1.6 है, इसका गुणा करते हैं तो वैसे ये 1 के करीब है, और 100 का भाग देने पे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो 0.000 कुछ 1 समथिंग लगभग मान लो। इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाओगे तो लगभग ना के ही बराबर घट रही है, तो 1.58 के करीब आंसर आ जाएगा, जो कि प्लस में आ रहा है। तो 1.58 वृद्धि 1.57 वृद्धि अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेसिमल में है सवाल, इसलिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली अपन वैल्यू लगा सकते हैं। चलिए, सक्सेसिव पे आधारित सवाल थे हमारे जो लेटेस्ट आए थे 2023-24 के एग्जाम्स में। टाइप नंबर 3 देखते हैं, वन लाइनर। अब वन लाइनर क्या होता है, एक ही रेखा में जब कोई सवाल सॉल्व करते हैं अपन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है समझाने जैसा, मैं आपको सवाल ही करवाता हूँ। जैसे ये पहला सवाल है, देखिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की जनसंख्या 5% की मृत्यु हो गई, फिर जो बची हुई जनसंख्या है वो 20% भय के कारण भाग गई, और अभी जनसंख्या इतनी है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, मान लेते हैं पहले जनसंख्या x थी, ये टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं अपन, है ना। टाइप नंबर कौन सा है ये, ध्यान देना, टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो पहले जनसंख्या अगर आपकी x थी, तो पहले क्या हुआ, 5% मर गई। 5% मतलब होता है 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि 20 में से एक जनसंख्या मर गई, तो 20 में से अगर एक जनसंख्या मर गई तो 20 में से 19 जनसंख्या बची, है ना। फिर क्या हुआ, 20% भाग गई, 20% का मतलब फिर से 1/5 होता है, यानी कि 5 में से एक जनसंख्या भाग गई, तो 5 में से अगर एक व्यक्ति भाग गया तो 4 जनसंख्या बची आपकी उस शहर की, और ये बोल रहा है कि जनसंख्या बची 4655 बची। आप इसको कैलकुलेट करिए फटाफट जरा, देखो 19 से काट दें, 19 दूना 38, 38 तो ये 8 बचा, 85 हो गया, है ना। 19 पंजे 95, ज़्यादा 19 चौके 76, 76 10 86, 19 पंजे 95 आ गया, ठीक है। अब देखो 4 से 20 कटेगा 5 बार, ये 5 × 5 25 है, 25 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दोगे तो x बराबर कितना आएगा, देखो 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 बचा, है ना। 25 सतह कितना आएगा, 25 × 150, 25 सतह 175 आएगा, 175 ये कितना आ गया, 187 आ गया है ना, 187 आ गया। 187 की 7 बचा, हासिल 18 बचेगा, ठीक है। 25 दूनी 50 और 18 कितना हो गया, 68 आ गया, तो 6875 68, ओहो कहीं गड़बड़ कर दिया फिर से चेक करता हूँ, 19 से ये कट गया, ठीक है, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 की 5, है ना, 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 बचा, है ना। अब 25 सतह 25 × 150, है ना, 25 सतह 175, 25 सतह 175 होगा ना, हाँ, तो 5 और 2 7 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 1 आ गया, तो ये 7 आ गया।
5% की डेथ हो गई, 5% होता है 1/20, तो 20 में से 19 बची, फिर 20% भाग गए, 80% बची, तो 46 55 हो गई। मैंने कहा 19 से काट दो, 19 दूना 38, 38 तो 8 बची, 85 हो गई, है ना। 19 या 57, 19 चौके 76, यहाँ गड़बड़ करा है कहीं मैंने, माफ़ करना यार, दोबारा से करना पड़ेगा। एक्स जनसंख्या आपकी टोटल है, 5% खत्म हो गई, तो 19%, 19/20 बची, 5% 1/20, 1 है ना, फिर 80% बची 4/5, और ये कितनी है 4655। काटा पीटी गड़बड़ कर दी मैंने। 19 दूना 38, 38 2 बचा 6, ये 8 हो गया 85, है ना। 19 या 57, 19 चौके 76, तो 19 चौके 76, 10 86, 86 यानी कि 9 बचा, 19 पंजे 95 आ गया, ठीक है। अब ठीक है, 4 से 20 कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई करो 25, 25 पंजे 125 की 5, हासिल 12 बचा, 25 चौके 100 और 12 112 की 2, है ना, 11 आ गया। 25 दूनी 50 और 11 61 आ गया, 61 25 आ गया। ये 61 25 ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। मोहन को पहले वर्ष उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है, यानी कि मान लो मोहन की बिक्री एक्स थी, ये मैं एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम वन लाइनर दिया है, ठीक है ना। तो देखिए मोहन की आय मान लेता हूं मैं, या उसकी बिक्री जो है वो x रुपए है। हुआ क्या है कि पहले साल उसकी बिक्री 12% बढ़ गई, फिर 15% बढ़ गई, और इस प्रकार उसकी बिक्री इतनी हो गई 2 साल के बाद। तो मैंने कहा पहले 12% बढ़ी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12/100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से कटेगा 100 25 बार, 3/25 आ गया, यानी कि जो उसकी बिक्री पहले 25 थी वो 3 बढ़ के 28 हो गई, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी कि जो 20 उसकी बिक्री थी पहले वो 3 बढ़ के 23 रुपए की हो गई, और ये कह रहा है बिक्री उसकी है 128800, 128800 उसकी टोटल बिक्री है ना। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल, 4 7 28, 4 पंजे 20, है ना। अब देखिए 7 से काट दें इसको, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 115 10 125, 26 27 28, 13 बचेगा, और ये 8 आ गया। 23 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, 23 छंग 138, है ना, 6 18, 6 दूनी 12 13, बिल्कुल, है ना। और 7 से 56 कटेगा 8 बार, तो 8 गुणा 100 800 आ गया है ना। 800, 800 पंजे 4000, 4000 इंटू 25, यानी कि 4000 इंटू 25, तो 25 इंटू 100 400, 100, और ये पीछे 3 जीरो आ गए, 1 2 3, तो ये 1 लाख आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घर के खर्च पे, अपने वेतन का 20% किराए पे, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, उसके पास 20,000 बचे। मैंने कहा मान लेता हूं उसका वेतन x रुपए था, अगर उसने 60% घर पे खर्च कर दिए, 60% खर्च कर दी, तो 40% बचे, 40% होता है 2/5। उसने 20% किराए पे खर्च कर दिया, 20% अगर किराए पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, 80% होता है 4/5। अगर उसने शेष वेतन का 80%, है ना, नहीं माफ करना गड़बड़ हो गया, ये बोल रहा है अपने वेतन का 60% घर के खर्च पे और अपने वेतन का 20% किराए पे, अपने वेतन का ही खर्च कर रहा है, यानी कि उसका वेतन अगर 100% है तो 100% का 60% या 100% का 20% या टोटल 20 और 60 80% वो खर्च कर चुका है अपने वेतन का। तो ये दोनों जोड़ देंगे अपन, है ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ 60 + 20 बनेगा, ये टोटल वेतन उसका कितना है 100% है, तो इसका मतलब 80% खर्च है उसका, 80% खर्च हो गया। तो मैंने कहा अगर टोटल वेतन x है तो x का 80% खर्च कर दिया तो 20% बचा, 20% होता है 1/5, ठीक है। और अब ये जो शेष वेतन बचा ना, इस शेष का 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, तो इस शेष का 80% दान कर दिया तो शेष का 20% बचा, शेष का 20% होता है 1/5, जो कि 20,000 के बराबर है। आप इस 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50, 50 के करीब आंसर आ रहा है, मतलब 50 के बाद 4 जीरो होने चाहिए, तो 1 2 3 4, 50 नहीं है, ये 4 जीरो यहाँ नहीं है। एक मिनट देखते हैं, x बराबर कितना आ गया 25, 25 दूनी 50, अच्छा हाँ यही आंसर आएगा, 5 जीरो हो जाएंगे ना, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ये बताइए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पे खर्च किया जाता है और शेष का 25% घरेलू सामान पे, तो शेष का 25% आयकर, ये आयकर है, इनकम टैक्स है ना, और शेष का 15% कपड़ों पे, तो उसके पास इतने रुपए बचेंगे। मान लेता हूं उसका वेतन x रुपए है,
तो उस अपने वेतन का 15% घर पे खर्च कर दिया उसने। 15% होता है 3/20, तो बचा 17/20। 3 गया ना 20 में से, तो 17/20 बचा। अब इस शेष वेतन का 25% कहीं और खर्च कर दिया तो बचा 75%। 75% होता है 3/4। फिर जो शेष वेतन बचा उसका 25% कहीं और खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75%, यानी कि 3/4। फिर जो वेतन बचा उस शेष का 15% कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो अगर शेष का 15% फिर से खर्च कर दिया तो फिर से 17/20 बचा, और अंत में बचा है वो है 10,404। तो यहां से भी आपको x का ही मान निकालना है। अब मैं आपको क्या सॉल्व करूं ये मैंने बता दिया, यहां बता दिया, यहां बता दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बस इसको हल करना है, पूरा बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगी आपका, है ना। काटा पीटी करनी है, ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी, ऊपर से नीचे भी ऐसे काट सकते हो आप, ठीक है, बाकी आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने के सामान पे, 10% दवाओं पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, 15% घर के खर्च पे करता है। देखिए यहाँ पर लगातार खर्च कर रहा है, यहाँ कहीं ऐसा नहीं बोला हुआ है कि उसने शेष राशि का खर्च किया है। तो आप इस टोटल को जोड़ दीजिए। देखो 10% किराने पे खर्च किया, 10% दवाओं पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, 15% घर के किराए पे खर्च किया और शेष राशि बचा ली। तो देखो 20, 10, 30, 10, 40, ये 40 और 10 50 और 5 55, यानी कि टोटल 55% खर्च हो गया। तो बचा है कितना, 45%। 45%, तो इसका 45% निकालना है, यानी कि 3,000 का 45%। 3 नहीं है, 30,000 है ना, तो 30,000 हो गया, इसका 45% निकालना है। ये उसकी सेविंग हो गई। तो 45 से 135 होती है, 135 ये यहाँ पे है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 जीरो बचेगा, तो 135 डबल जीरो, ये आंसर आ जाएगा आपका काई का बचत का। तो ये बचत हो गई आपकी इतने % की, है ना। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि 10% किराने पर, फिर ये बोलता है शेष सामान का, तो जब शेष लिखेगा तो वन लाइनर से सॉल्व होगा। अगर शेष नहीं लिखा है तो जितना खर्चा कर रहा है, जैसे इस सवाल में 10% किराने पे, 10% दवा पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, ऐसा कभी भी लाइन से लिख देना बिना शेष शब्द का प्रयोग करे, तो सीधा जोड़ देना टोटल इतना खर्चा हो गया, बचा 45%। अगर टोटल आय 100% है, उसमें से 55 गया तो 45% बचा, टोटल आय का 45% बचा, आंसर हो गया। ये देखो प्रणव ने क्या करा, ध्यान से समझना। अपने पास मौजूद धन का 30% पत्नी को दे दिया, शेष का 86% 2 बच्चों को दे दिया, बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया और शेष इतने रुपए बैंक में जमा कर दिए। मान लेता हूं प्रणव के पास x रुपए थे उसने 30% पत्नी को दे दिया, तो 70% बचाया उसने अपने पास। अब देखो ये यहाँ शेष आ गया, तो शेष आ गया तो वन लाइनर से सॉल्व होगा, वन लाइनर लगेगा। तो मैंने कहा शेष का 86% 2 बच्चों को दे दिया, तो 86% बांट दिया दोनों बच्चों में, 14% बचा, ये बचाया उसने 14%। और जो बची हुई राशि है उसका भी आधा हिस्सा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। तो अगर बचे हुए का आधा खर्च कर दे तो बचे हुए का आधा और बचा, है ना, और वो किसके बराबर है, 98,000 के, ठीक है। चलिए देखो 14 सत्ते 98 होता है, 98 से 98 कटेगा 1000 बार। अब जो भी वैल्यू है उतने 1000 है ये, तो मैंने कहा देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये जो भी आएगा 2000 गुणा 1000, 2 करोड़ 2 लाख 20 लाख जो भी आए आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2 आ गया, 3 जीरो ये, 3 जीरो वो, 1 2 3 4 5 6 20 लाख आ गया है, ठीक है। चलिए अब एक नया टाइप समझते हैं, A इंटू बी बराबर सी। टाइप नंबर 4, इसमें क्या होता है कि 2 राशियों का गुणा किया जाता है। देखो 2 राशि है ये और ये, इनका गुणा कर रहे हैं और तीसरी राशि प्राप्त हो रही है। अगर ये तीसरी राशि क्या हो जाए, ध्यान से समझना, अगर ये तीसरी राशि अगर कांस्टेंट दे देना, कांस्टेंट, अगर ये जो तीसरी राशि है ना, अगर ये मुझे कांस्टेंट दे दे, कांस्टेंट यानी कि ये बदलती ना हो, ये बदलती ना हो, तो ध्यान रखना अगर A का मान बढ़ेगा तो B का मान घटेगा, और अगर B का मान बढ़ेगा तो A का मान घटेगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जिसे मैंने कहा क्या कैसे समझ में आएगा, मैंने कहा देखो आपने पढ़ा है चाल गुणा समय बराबर दूरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी। अब अगर मैं बोल दूं कि ये जो दूरी होती है ये कांस्टेंट है, मतलब मैं दिल्ली से भोपाल जा रहा हूं, ये दिल्ली है, ये भोपाल है ना। अब मान लो ये दूरी फिक्स है d किलोमीटर की, तो मैं दिल्ली से भोपाल जाऊं कि भोपाल से दिल्ली आऊं, भाई जितना जा रहा हूं उतना ही आ रहा हूं, तो डिस्टेंस तो हर हाल में कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस फिक्स कर दी जाए कि भैया तेरे को ये 200 किलोमीटर जाना है, 200 ही आना है, फिक्स कर दी डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिर कर दी, वो बदलेगी नहीं। अब तो उस कंडीशन में अगर मैं चाल बढ़ाऊंगा, सीधी बात है चाल बढ़ाऊंगा,
तो समय कम लगेगा ना। और अगर मुझे समय ज़्यादा लग रहा है वहाँ जाने में, दिल्ली से भोपाल, तो अगर समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब मेरी चाल कहीं ना कहीं कम रही होगी, सीधी बात है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ऐसा इसीलिए हो रहा है। अगर मान लो डिस्टेंस बदल जाए कि तुम 200 की स्पीड से अपनी बाइक चला रहे हो, तो अब तुमको दिल्ली से भोपाल नहीं जाना है बल्कि तुमको पाकिस्तान जाना है, तो अब आपकी दूरी भी बढ़ गई है, तो भले आप स्पीड बढ़ा लो, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो अगर हराना हो तो कैसे भी हरा सकते हैं किसी बंदे को, है ना। पर अगर ये डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो जाए तो अगर स्पीड बढ़ाओगे ना तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी राशियां एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आप बाजार जाओगे तो आप कुछ प्राइस में मात्रा खरीदोगे, तो आप जो भी टोटल पैसा खर्च करोगे, मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि देखिए यहां आता है मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। क्या मतलब हुआ इसका, पहले ये समझो। जैसे मान लो 10 रुपए में 1 किलो फल आता है, 10 रुपए में 1 किलो फल आता है, 10 रुपए में 1 किलो आम आता है, चलो आम मान लो 10 रुपए में 1 किलो आम आता है। आपने 5 किलो आम खरीद लिए, ये खपत है, कंजम्पशन, आप कितना खाते हो, खपत है ना, 5 किलो। तो 10 रुपए में 1 किलो आएगा, तो 5 किलो की कीमत टोटल कितनी आएगी, 50 रुपए आ जाएगी। यानी कि ये टोटल खर्च है आपका, ये टोटल खर्च है। अगर मान लीजिए आप अगले दिन बाजार में गए, और अगले दिन भी आपको मालूम है भाई, आज आप सुबह सुबह बाजार में गए, आपने देखा 10 रुपए में 1 किलो आम मिल रहे हैं, अब 5 किलो आम ले आए, तो 10 पंजे 50 रुपए में आप 5 किलो आम ले आए। अगले दिन आप बाजार में गए वापस से 50 रुपए लेके कि आज फिर 5 किलो ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह पहुंचो, आप पता चले कि अब 10 रुपए किलो आम नहीं मिलते हैं भैया, अब तो 15 रुपए किलो हो गए आम, 15 रुपए किलो हो गए, यानी कि कीमत बढ़ गई। अब आप पैसा तो उतना ही लेके गए थे बाजार में जितना लेके गए थे पहले, तो खर्चा आपका कांस्टेंट है। खर्च क्या स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो खर्चा जितना पहले दिन किया था उतना ही दिन आज भी करना चाहते हो, तो अब मात्रा क्या होगी बताओ, मात्रा ज्यादा खरीद पाओगे कि कम खरीद पाओगे। तो सीधी बात है, अब 10 रुपए किलो नहीं मिलता है सामान, अभी 15 रुपए किलो मिलता है। तो अगर कीमत बढ़ गई तो सीधी बात है अब मात्रा कम खरीद पाओगे भाई। अब 15 रुपए में 1 किलो आएगा, तो 5 किलो खरीदोगे तो 75 रुपए देने पड़ेंगे, सीधी बात है ना। तो अगर कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घट जाएगी, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। यही वो चीज समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक सवाल है, सवाल के थ्रू समझते हैं, है ना सवाल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है हालांकि यहाँ पे, ठीक है, 3-4 सवाल है, इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये पहला सवाल है, मैं इसको मिटा दूं, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। देखो ये हमारा क्या हो गया, टाइप नंबर 4 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो गई। अब देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखना है। व्यय को अपरिवर्तित रखना है, इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए का आप टोटल पेट्रोल पहले जितने का डलवाते थे ना, अभी भी तुम उतने का ही डलवाओगे। यानी कि खर्चा कांस्टेंट कर दिया है इसने कि भैया पहले मैं 1200 रुपए का पेट्रोल डलवाता था अपनी गाड़ी में, अभी भी 1200 का ही डलवाऊंगा, भले ही प्राइस बढ़ जाए कि घट जाए। तो सीधी बात है यार कि अगर आप खर्चा कांस्टेंट रखोगे तो प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल कम आएगा, और अगर पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब प्राइस कहीं ना कहीं कम आ गई है, क्योंकि खर्चा तो 1200 का पहले भी करते थे अभी भी करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि खपत कितनी कम हो जाएगी भाई। सीधी बात है, कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, और अगर खपत बढ़ेगी तो कीमत कम होगी। दो ही चीज़ एक दूसरे के अपोजिट हो सकती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्राइस है, प्राइस ध्यान से समझना, प्राइस है ना, मैं एक चीज जानता हूं कि मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च। मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है ना। खर्चा कांस्टेंट है, और चूंकि उसकी कीमत 7% बढ़ गई, तो 7% का मतलब क्या होता है, 7/100, है ना। तो एक बात बताओ, ये चीज अपन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, गुड्डू बताओ। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है, ठीक है ना। एक बात बताओ, मैं अगर यहां पे समझाऊं आपको, तो ये मैंने लिखा मूल्य, मूल्य उसका क्या हो गया, 100 से 7 बढ़ के 107 हो गया। तो पहले अगर 100 रुपये मूल्य में पेट्रोल आता था, तो अभी 7 रुपये ज़्यादा में आता है 107 रुपये में। लेकिन आपका खर्चा कांस्टेंट है, ध्यान देना, खर्चा कांस्टेंट है। वो बोल रहा है खर्च यानी कि व्यय अपरिवर्तित रखना है, बदलना नहीं है, मतलब जितना खर्चा पहले करते थे उतना ही करना है। तो इसका मतलब अगर मूल्य 100 से 107 हो गया, तो जो खपत है वो घट जाएगी, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है, खर्चा उतना ही करना है। तो खपत इनवर्स रेशो में बढ़ेगी क्या, 107 रेशो 100 में, बताओ।
तो ये बोल रहा है खपत कितनी कम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर आप 107 लीटर पेट्रोल डलवाते थे ना टोटल, अभी आप 100 लीटर डलवा रहे हो, तो खपत कितनी कम हो गई बताओ? 7 कम हो गई किससे? इस 107 से। तो ये कितना परसेंट है, बस ये पूछा है आपसे। ये आ गया 700/107, 700/107। अब 7 गुना तो है ही नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 गुना है ये, 6 गुना एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 सही 58/107। ऑप्शन में देखो ना, ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना, तो 6 गुना है ये। अरे इसका 7 गुना तो है ही नहीं ना, इसमें 7 का गुना करोगे तो 7 एकम 7, 749 आ जाएगा, जो कि है ही नहीं ऊपर, तो 6 बार भाग जाएगा। ये देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मूल्य 65% बढ़ गया। तो मुझे बताओ 65% अगर गैस का प्राइस बढ़ गया तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 से कटेगा ये 13 बार, और 5 से 100 कटेगा 20 बार, 13/20। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च। तो अगर मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्च के, तो मूल्य गुणा खपत अगर खर्च के बराबर है, ध्यान देना, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 से 13 रुपये बढ़ गया, तो मैंने कहा अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 से 13 रुपये बढ़ गया, तो 20 से 13 बढ़ गया, तो 20 से 13 बढ़ने के बाद 33 हो गया, है ना? तो मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि मूल्य बढ़ गया तो उसके उपभोग में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। व्यय ना बढ़े यानी कि फिर से खर्चा उतना ही रहना चाहिए, खर्चा कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा उपभोग, उपभोग यानी कि वही खपत, तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो देखो मूल्य बढ़ा है, खपत कम करनी पड़ेगी, तो इनवर्स रेशो में कम करनी पड़ेगी। वो 33 यहाँ आ जाएगा, ये 20 यहाँ चला जाएगा। तो मैंने कहा इसने खपत कितनी कम कर दी, देखो, तो 33 से 20 कर दी, यानी कि 13 कम कर दी, जो 13 बढ़ी थी वो किससे? 33 से। तो बताइए ये कितना परसेंट है? अब आप अकल लगाओ, देखो 33 से 100 कटता है 3 बार, 33 या 99, 3 दशमलव लगभग आएगा, तो 13 या 39 के करीब आंसर आ जाएगा। 39 के करीब एक ही ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। चावल की कीमत में 24% की कमी होती है। अब देखो चावल की कीमत 24% कम हो गई, तो आलोक क्या कर रहा है कि 2500 रुपए में 10 किलो ज्यादा खरीद पाता है। ध्यान देना, प्रश्न समझो अच्छे से। चावल की कीमत कम हो गई, तो चावल जैसे बाजार में गए गुप्ता जी, पता चला 24% कीमत कम हो गई चावल की, तो 2500 रुपये पहले भी खर्च करते थे, अभी भी 2500 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो पता चला 10 किलो ज़्यादा खरीद ले हैं। तो ज़्यादा क्यों खरीद पा रहे हैं वो? क्योंकि पहले 2500 रुपये में कम मिलते थे, अभी जैसे ही कीमत कम हो गई तो अब 2500 ही रुपये में 10 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो ये खर्चा है आपका टोटल जो कॉन्स्टेंट है, पहले भी 2500 खर्च करते थे, अभी भी 2500 खर्च करते हो। तो एक बात बताओ 24% की कमी हो गई। पहले तो आप ये बताओ 24% की कमी का क्या मतलब हुआ? 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो ये 4 से कटेगा 6 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कीमत कम हो गई। तो मैंने कहा देखो ये कीमत है, मूल्य है, मूल्य है। तो एक बात बताओ, मूल्य 25 से 6 कम हो गया, तो मूल्य आपका अगर 25 से 6 कम हो गया तो 19 बचा। तो आप बताओ जरा खपत क्या हो गई? खपत आपकी, खपत तो खपत आपकी बढ़ गई ना भैया, 19 से 25 हो गई अब इनवर्स रेशो में बिल्कुल, क्योंकि टोटल खर्चा कांस्टेंट है, 2500 रुपये फिक्स है आपके। पहले भी आप 2500 खर्च करते थे, अभी भी आप 2500 खर्च करते हो, लिखा हुआ नहीं है, अकल लगानी है। अगर पहले अलग खर्च करता, अभी अलग खर्च करता तो दे देता, इसमें नहीं दिया हुआ है प्राइस, यानी कि टोटल खर्चा पहले भी इतने ही रुपए का करता था, अभी भी इतने ही का करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि वो 10 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो ये तो पहले की कहानी है और ये अब है। तो मैंने कहा पहले वो कितना खपत करता था? 19 किलो, अभी वो 25 किलो खपत करता है। तो यहाँ अभी खपत कितनी बढ़ गई उसकी बताइए? 6 किलो बढ़ गई, वो कह रहा है 10 किलो बढ़ गई। तो 6 की वैल्यू 10 किलो के बराबर है, बताइए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10/6 के बराबर, है ना। आपसे क्या पूछा? चावल की घटी हुई दर क्या है? तो चावल का घटा हुआ प्राइस निकालना है, यानी कि इस 25 की, देखो ये प्राइस है पहले वाला बढ़ा हुआ, घटने के बाद ये प्राइस है, तो ये निकालना है, तो मुझे मात्रा भी ये वाली चाहिए, मतलब मुझे 25 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 25 धाम कितना आ गया? 250, 25 धाम 250/6, ये 250/6 आ गया। ये क्या है? 25, ये 25 की वैल्यू निकाली है मैंने। ये 25 क्या है? 25 ये खपत है आपकी, यानी कि ये जो मात्रा आई है किलोग्राम में आई है, खपत है। अगर ये निकालता 19 तो वो कीमत आती है रुपए में, लेकिन ये किलोग्राम में मात्रा है, यानी कि अभी चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत निकालना है। ये पहले कीमत थी और ये कम हो गई 19। देखो कम कौन है? कम वाली ये वाली है। तो इसकी मात्रा कितनी है? अभी वो कितनी खरीद रहा है? 250/6 किलो खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है? आप बोलोगे 2500 रुपये में।
मतलब 2500 रुपये में इतने किलो, तो 1 किलो कितने में, मैंने कहा देखो 2500 रुपये हैं टोटल, उसमें इतने किलो का भाग दे दो, तो 250 बटे 6 का भाग दोगे तो ये 250 आ गया, और बटे का 6 पलट के जाएगा ऊपर, यानी कि आप देखो 250 एकम 250, 10 बार 10 इंटू 6 कितना आ गया 60, यानी कि 60 रुपये प्रति किलो आपकी घटी हुई कीमत है उसकी चावल की। तो 60 रुपये किलो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो ये समझो, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी आ गई। एक दुकानदार 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलो वस्तु ज्यादा खरीद पा रहा है। अब वस्तु की कटौती से पूर्व क्रय मूल्य पे 32.5% लाभ प्राप्त करना है, तो वस्तु को किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। ध्यान से समझना, किसी वस्तु की कीमत में इतने % की कमी हो गई। पहले तो आप मुझे बताओ 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 7.5% की कमी आई है ना, तो 7.5% है, 7.5% है, तो 7.5% का क्या मतलब है 7.5 और बटे में 100 है। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक और जीरो लगेगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 25 या 75, 25 चौके 100, 3/40 आ गया। ठीक है, यानी कि मैं कह दूं कि जो मूल्य है इसका, ध्यान देना मूल्य, वो क्या हो गया 40 से 3 कम हो गया, तो 40 से 3 कम हो गया 37 हो गया। तो जो इसकी खपत है, खपत वो कितनी हो जाएगी, तो खपत आपकी बढ़ जाएगी 37 से 40, 37 यहाँ 40 यहाँ आ जाएगा, तो ये 37 आ गया, ये 40 आ गया है ना। अब ये बोल रहा है कि 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में अभी 15 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है वो, तो अभी 15 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो मैंने कहा पहले कितना खरीदता था, अब कितना खरीदता है तो मैंने कहा देखो अब वो 3 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है हमारे हिसाब से, प्रश्न में कह रहा है 15 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 3 की वैल्यू 15 किलो के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 किलो के बराबर है। ठीक है, ये बोल रहा है एक दुकानदार 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में, मतलब पहले भी 7400 रुपये खर्च करता था, अभी भी 7400 रुपये खर्च करता है। तो मैंने कहा 37 की वैल्यू कितनी आ गई 37 की, कि मान लो पहले कितने का खर्च कर रहा था, तो पहले 37 का खर्च कर रहा था, तो 37 पंजे कितना आ गया 5 सते 35 की 5 है ना। 1 यूनिट का मान इतना किलो है, ये खपत है किलोग्राम में होती है, कि खपत हमेशा किलोग्राम में होती है और मूल्य हमेशा रुपए में होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 37 की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट 5 किलो के बराबर, तो 37 यूनिट कितना आएगा 5 सते 35 की 5, 3 बचा है ना, 5 या 15 और 3 18, 185 किलो खरीद पा रहा है अभी वो। ठीक है, मतलब पहले खरीद पा रहा था 185 किलो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 185 किलो वो 7400 रुपये में खरीद पा रहा था, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, उस पर 32.5% लाभ भी कमाना है। ये बोल रहा है ध्यान से समझना, वस्तु के कटौती से पहले, मतलब कमी होने से पहले के क्रय मूल्य पे इतना % लाभ कमाना है। मतलब वस्तु की कीमत कम हो गई तो कम होने से पहले वाली कीमत निकालना है, यानी कि ये पहले वाला ही निकाला है मैंने, चलो अच्छी बात है। तो ये हमने पहले हम 185 किलो खरीदते थे अपन, तो 185 किलो कितने रुपए में खरीदते थे, तो आप बोलोगे 7400 में। तो मैंने कहा देखो 7400 रुपये में अपन कितना किलो खरीदते थे पहले 185 किलो है ना, तो इतने रुपए प्रति किलो, ये 1 किलो की कीमत आ जाएगी मूल्य कमी होने से पहले, ये पहले वाला प्राइस आ जाएगा ये वाला। तो मैंने कहा ये तो क्रय मूल्य आ जाएगा, मुझे चाहिए उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, चूंकि हमें 32.5% का लाभ भी तो चाहिए, तो अगर 32.5% का लाभ भी चाहिए, ध्यान देना, तो मुझे उसको 132.5% में नहीं बेचना पड़ेगा, क्या बोलो मेरे को, इतने में बेचना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करिए फटाफट जरा, तो आपका आंसर निकलेगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा है ना, ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो यहाँ पे लगेगा है ना। एक काम करो, ये देखो ये 37 का 5 गुना होता है 185, 37 पंजे होता है ये, तो 37 से 74 कटेगा 2 बार, 2/5 बचेगा ये। अरे 37 से 2 बार काट दो, 37 दूना 74, 37 पंजे 185, 2/5 है ना। अब 5 से काट दो, देखो एक काम करो ना, ये 2 से ये 10 भी काट दो 5 बार, तो नीचे कितना आ गया 5 × 5 25 आ गया। 25 से इसको काट दो, देखो 25 पंजे 125, 125 और 5 7, 25 तिया 75, 53,
यानी कि 53 रुपये किलो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 5 वेटेड एवरेज जिसका नाम है। ठीक है, वेटेड एवरेज अब हम समझते हैं, औसत भार जिसको हम बोलते हैं, है ना। आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ 3 स्कूल है या 2 स्कूल, मान लो कि एक स्कूल ए है एक स्कूल बी है ना। स्कूल ए में क्या है, ध्यान से समझना, 100 छात्र है। ये मैं संख्या लिख रहा हूँ, संख्या। स्कूल ए में 100 छात्र है, स्कूल बी में कितने हैं, 150 छात्र हैं। ये 150 छात्रों की संख्या आ गई, है ना, छात्र की संख्या आ गई है। और उनका वजन मान लेता हूं मैं, वजन। ये बोल रहा है कि ए जो स्कूल है उसमें जो बच्चे हैं ना, ए स्कूल में जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज वजन है, एवरेज वजन मतलब देखो अब 100 बच्चे हैं यार, कोई 10 किलो का, कोई 5 किलो का, कोई 8 किलो का, कोई 25 किलो का, कोई 40 किलो का भी होगा, कोई 50 किलो तक का भी होगा, 12वीं 11वीं का बच्चा, सब अलग अलग वजन के बच्चे हैं। तो मैंने कहा ये जो अलग अलग वजन के बच्चे हैं इन सबको जोड़ा और मैंने उसमें 100 का भाग दिया, तो जो एवरेज निकला वो एवरेज सपोज करता हूँ मैं 50 किलो के बराबर आया। और ऐसे ही मैं स्कूल बी का एवरेज निकाला तो वो 60 किलो के बराबर आया। तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये तो स्कूल ए का एवरेज है, 100 बच्चों का एवरेज 50 किलो है ना, और है ना 100 बच्चों का एवरेज वजन, औसत वजन है ये, औसत वजन है ना, औसत वजन 50 किलो है, और ये इनका 60 किलो आ गया 150 बच्चों का स्कूल बी का। मैंने क्या करा, एक ऑडिटोरियम में मैंने इन दोनों बच्चों को बिठा दिया, 100 बच्चे 150 बच्चे 250 बच्चों को एक साथ बिठा दिया। अब मैंने कहा कि पूरे जो 250 बच्चे हैं इन सभी का एवरेज क्या होगा। जब सभी का एवरेज निकालना हो तो वेटेड एवरेज लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहा हूं, वेटेड एवरेज से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, इससे 3 चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। पहला अपन सभी का एवरेज निकालना हो, सभी का एवरेज निकालना हो तो अपन वेटेड एवरेज का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर इसमें से किसी एक का एवरेज पूछ ले कि ए का एवरेज निकालना हो तो अपन वेटेड एवरेज लगाएंगे। और तीसरा, कभी ये पूछ लेगा कि बी का एवरेज बताओ, बस तो आप वेटेड एवरेज लगाओगे। अगर आपको बोल दे कि बताओ उस स्कूल में बच्चे कितने थे, तो बच्चे नहीं निकाल पाओगे आप, समझ रहे हो, बच्चे की संख्या नहीं निकाल पाओगे। एवरेज आप जरूर बता सकते हो कि ए का एवरेज इतना आ रहा होगा, बी का एवरेज रहा होगा, टोटल एवरेज अगर इतना है तो टोटल एवरेज दे देगा, बी का दे देगा, ए का पूछ लेगा, या ए का पूछ लेगा, बी का एवरेज दे देगा और टोटल एवरेज दे देगा। संख्या तो देगा ही देगा, कंपलसरी है, बिना संख्या के काम ही नहीं हो सकता है। संख्या तो देना ही पड़ेगी उसको, अगर संख्या ही नहीं दी है और खाली एवरेज दे दिया तो भी दिक्कत। दोनों में से किसी एक संख्या को देना पड़ेगा, और अगर एक संख्या दे रखी है तो तीनों एवरेज देगा, तो फिर एलिगेशन लगा करके आप निकाल सकते हो। कुछ कंडीशंस देगा ही देगा। आपको बोल दिया कि छात्र 2:3 में है और एवरेज बताओ, नहीं निकाल पाओगे। मतलब छात्रों की संख्या का रेशो दे देगा तो निकाल लोगे, और अगर एवरेज का रेशो दे दिया तो नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जब सभी का एवरेज निकालना हो तो वेटेड एवरेज लगेगा, ए का एवरेज निकालना हो तो वेटेड एवरेज लगेगा। अब ए का एवरेज निकालना है तो क्या क्या देगा, तो दोनों की संख्या दे देगा, बी का एवरेज दे देगा और सभी का एवरेज भी दे देगा, तो ये पूछ लेगा। या फिर ये पूछ लेगा तो ये 3 चीजें दे देगा और टोटल एवरेज भी दे देगा, ये वैल्यू पूछ लेगा। या फिर ये 4 चीज दे दी और टोटल एवरेज पूछ लिया। 3 के अलावा चौथा सवाल इसमें नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये 3 तरह से हम 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज की सहायता से। इसी को, बाप रे अटैक आ जाता, इसी को अपन क्या बोलते हैं, औसत भार बोलते हैं। औसत भार भी कहते हैं इसको अपन, वेटेड एवरेज, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से समझना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल दिखे, जो भी छात्रों की संख्या है उसका रेशो ले लो, 50 गुना 100, 50 या 150, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। मैंने ये मान लिया कि स्कूल ए और स्कूल बी में जो बच्चों की संख्या है उनका अनुपात 2:3 है। अब अगर मान लो इधर 2 बच्चे हैं स्कूल ए में, तो अगर हर बच्चा 50 किलो का है, एवरेज वजन का मतलब क्या है, हर बच्चे का वजन 50 किलो मान लीजिए। तो अगर 2 बच्चे हैं और हर बच्चा 50 किलो का है तो 2 बच्चे टोटल 100 किलो के बनेंगे। ये कुल भार आएगा, यहाँ पे कुल आएगा, है ना। और यहाँ पर 3 बच्चे हैं तो हर बच्चे का वजन 60 किलो है, तो 60 से 180 किलो हो गए टोटल। तो ये इन बच्चों का टोटल वजन है, इन बच्चों का टोटल वजन है, और टोटल वजन को टोटल संख्या से भाग देंगे तभी तो वेटेड एवरेज आएगा। 180 और 100 280,
280 को आप 5 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 56 किलो। तो ये आपका टोटल एवरेज आ गया, जो कि तीसरे नंबर की चीज़ है। अब कभी कभी क्या करेगा कि टोटल एवरेज दे देगा, ये दे देगा और संख्याओं का अनुपात दे देगा, ये पूछ लेगा 50 किलो, तो भी आप निकाल सकते हो। वही मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ x मान लेना, सॉल्व करने का सेम तरीका होगा, ठीक है ना। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल है, फिटनेस क्लब में 70% पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं। तो ध्यान से समझना, मेल आ गया, फीमेल आ गई। मेल कितने हैं, 70%, फीमेल कितनी है, 30%। तो मैंने कहा रेशो ही लेना है, मैंने अभी जस्ट बताया कि संख्याओं का हमेशा रेशो ले लो। तो मैंने कहा ये 70% हो गई, ये 30% हो गई, 7:3 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात आ गया, है ना। फिर ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि पुरुषों की औसत आयु 30 साल है। पुरुष यानी कि मेल की औसत आयु कितनी आ गई, 30 साल। महिलाओं की औसत आयु कितनी आ गई, 40 साल। टोटल एवरेज पूछा है, सभी का एवरेज कितना होगा टोटल। तो मैंने कहा देखो 7 तिया 21, 210 आ गया है, प्लस 4 तिया 12, 120 आ गया है। और इसको टोटल डिवाइड कर दीजिए, टोटल संख्या से 7 और 3 10 से। तो मैंने कहा ये कितना आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया। और इसको आप 10 से उड़ा दोगे तो कितना आएगा, 33। यानी कि पूरी क्लास का जो भी है ये सभी लोगों का एवरेज वो 33 ईयर आ गया आपका, 33 ईयर। और आंसर आ गया पहला ऑप्शन। स्टॉक, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक शामिल हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 5% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो के 40% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 10% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो के शेष को 30% निरूपित करता है, इसका रिटर्न 8% है। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कितना है, ध्यान से समझना। 3 पोर्टफोलियो हैं, देखो जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज है वो इसको लैंग्वेज को समझ पाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी मैं तो समझा ही दूंगा, ठीक है। देखिए 3 प्रकार के स्टॉक्स हैं, है ना। स्टॉक्स मतलब ये है कि 3 कंपनी समझ लो आप, ये 3 कंपनियों का एक शेयर है एक प्रकार से। आपको आसान भाषा में समझा तो ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। किसी कंपनी में ये जो स्टॉक ए है ना, जैसे मारुति बनाने कार बनाने की 3 कंपनियां हैं, ये महिंद्रा है, ये टाटा है, ये एक और कोई कंपनी है ना। पूरे देश में इनका कब्जा कितना कितना है, तो देखो स्टॉक ए का पोर्टफोलियो में 30% निरूपित करता है। तो ये इसने 30% कब्जा करा हुआ है देश भर में, है ना, आसान भाषा में समझो। इस बी ने 40% कब्जा करा हुआ है ना, और बचे हुए सी ने 30% कब्जा करा हुआ है। तो ये तो इनका कंपनी का कब्जा हो गया पूरा। अब दिक्कत क्या है कि इस कंपनी से जो फायदा होता है ना, मतलब ये जो कंपनी है फायदा कितना कमा रही है पता है, अपने जो जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है ना, टाटा मोटर्स में, उसको वो कंपनी हर साल कितने का फायदा यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ देती है हर साल। तो ये वो लाभ दे रखा है रिटर्न 5%, यानी कि पहली कंपनी ने अपनी कंपनी वालों को फायदा दिया 5% का, दूसरी कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया, तीसरी कंपनी ने 8% का रिटर्न दिया। तो मैंने कहा एक काम करिए ना, जब ये जो परसेंटेज है मुझे इस परसेंटेज की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने कहा देखो ये 0 से 0 0 0 0 काट दो। तो मैंने कहा 3:4:3 में इनका कब्जा है पूरे देश में कंपनियों का, समझ में आ गया। तो मैंने कहा वेटेड एवरेज लगा दीजिए। मैंने कहा एक काम करिए मल्टीप्लाई कर दें, 5 तिया 15 आ गया, 10 चौके 40 आ गया, 8 तिया 24 आ गया। और इसको टोटल डिवाइड करेंगे किससे, 3 4 7 3 10, ये 10, 4 और 5 9 आ गया, 2 और 4 6, 6 और 1 7 आ गया। 79 में 10 का भाग दोगे तो 7.9 आ जाएगा। यानी कि पूरी कंपनियों का तीनों मिलाकर के जो एवरेज रिटर्न है पोर्टफोलियो का आपका वो 7.9% आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिक्सचर एंड एलिगेशन समझना, ये वेटेड एवरेज था आपका। मिक्सचर एलिगेशन में लिए आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सबने पढ़ा हुआ है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। इसको समझिए। चलिए ये हमारे सामने पहला सवाल है मिक्सचर एलिगेशन का। ये बोल रहा है सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से टैक्स देती है। रितिका भाई रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% का टैक्स देती है। दोनों की जो संयुक्त आय है उसका टोटल 30%, संयुक्त आय पर कर की दर जो है वो 37% है। तो देखो सुहानी है और रितिका है ना, 2 लड़कियां हैं। सुहानी की आय 90,000 है, ध्यान से समझना, ये सुहानी है ये रितिका है। सुहानी की आय 90,000 है और ये 30% पे करती है रिटर्न, मतलब आयकर 30% का आयकर देती है ये, है ना। रितिका जो है वो 40% का आयकर देती है और दोनों की टोटल आय पे कितना आयकर लगता है, 37%।
अच्छा आय किस पे दिया जाता है, मतलब जो कर है, कर किस पे दिया जाएगा, आय पे। तो ये जो एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशो आएगा वो आय का आएगा, इनकी इनकम का। 40 माइनस 37 यानी कि 3 बचा, 37 माइनस 30 यानी कि 7 बचा। 3:7 में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ टैक्स दिया, मतलब जो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात आ गया है, तो 90,000 हो गया जो इसने लगाए थे। तो इसने तो 90,000 रुपये लगाए थे अपने, तो मैंने कहा ये 3 का कितना गुना है, 30,000 गुना, तो 7 का 30,000 गुना 7 के 21,000 आ जाएगा, मतलब 21, ये रहा आंसर आपका। तो 21 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, तो रितिका ने इतने रुपए लगाए थे, ये वाई का मान हो गया हमारा, ठीक है। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 है, पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ी, महिलाओं की 7%, और टोटल जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। मैंने कहा ये मेल है, ये फीमेल है। मेल की जनसंख्या 5% बढ़ी, फीमेल की जनसंख्या 7% बढ़ी, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो देखो 18,000 से 19,200 हो गई, यानी कि 1,200 जनसंख्या बढ़ गई आपकी। किससे बढ़ी है, 1200 जनसंख्या 18,000 से। तो बताइए ये कितना परसेंट होगा टोटल का, यानी कि टोटल जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी है। मैंने कहा ये 3 जीरो से 1 2 3, 2 से कटेगा, ये 3 से काट लो, 3 चौके 12, 3 छंग 18, है ना, 3 20, तो 20/3% बढ़ गई। अब मैंने कहा देखो ये 20 और बटे में 3 आएगा, उस 3 को हटाने के लिए 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, तो 3 पंजे कितना आएगा, ये 15, और 3 सतह कितना आएगा, 21। तो डायरेक्ट मैं ये लिख लूँ। अब एलिगेशन लगा देता हूँ, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 21 में से 20 गया तो 1 आ गया, 20 में से 15 गया तो 5 आ गया। ये 1:5 में इन्होंने पैसा लगाया है, मैंने मतलब जनसंख्या है, माफ़ करना, तो टोटल जनसंख्या 6 आ गई। 6 की वैल्यू 18,000 है, 18,000 है। तो मैंने कहा पुरुष और महिलाओं की रेशो पूछी आपसे, तो रेशो 1:5 ही आ गई, और क्या 1:5, यही आंसर आ गया। ये मेल का और ये फीमेल का रेशो आ गया 1:5, तो 1:5 ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये देखो, एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला विलियन प्राप्त करने के लिए कितना पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर एसिड और जल के 12 लीटर विलियन में 30% एसिड है और इस 20% एसिड वाला विलियन प्राप्त करना है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो मिला क्या रहा है इसमें, पानी। पहले तो देखो आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए, एक रिजल्ट बताता हूँ आपको डायरेक्ट, वो याद रखना कि टोटल मात्रा, देखो मैं लिख रहा हूँ, मिलाई गई मात्रा जब भी निकालना हो ना, ये बोल रहा है प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो जो भी मात्रा आप मिला रहे हो, मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा अगर आपको निकालना है, जैसे इसमें पानी मिला रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे लिखना है कुल मिश्रण, कुल मिश्रण यहाँ लिख देता हूँ, कुल मिश्रण इनटू मिलाई गई मात्रा, अंत में शेष बची मात्रा। ये रिजल्ट है, अपनी खोपड़ी में याद रखना, इसको भूलने का नहीं कभी। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कितना पानी मिलाया गया, तो मैंने कहा मिलाई गई मात्रा निकालनी है, तो देखो टोटल बराबर, टोटल मिश्रण कितने का है, 12 लीटर का, 12 लीटर लिखिए, इनटू ये बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया गया, वही तो निकालना है। तो पानी कितना मिलाया गया, तो देखो शुरू में 30% एसिड था, बाद में 20% एसिड करना है, तो अगर शुरू में 30% एसिड था तो 70% वाटर था, 70% पानी था, बाद में 20% एसिड हो गया तो पानी हो गया 80%। इसका मतलब तो पानी तो 10% मिलाया ना आपने, पानी कितना मिलाया, 10%। पानी की मात्रा तो पूछिए कितना पानी मिलाया, तो यहाँ पानी तो लेना पड़ेगा, जो चीज़ निकालनी है मिला रहे हो वही तो यहाँ मिलाएंगे ना। 10% मिलाया परसेंटेज में, डिवाइड बाय, अंत में दूसरी मात्रा क्या बची, देखो आखिरी में अगर 80% पानी बचा तो 20% एसिड बचा, ये डिवाइड बाय 20 कर दीजिए। 10 से 20 कटेगा 2 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार, यानी कि 6 लीटर मात्रा मिलाई गई, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल इतना सा है, बस याद रखिएगा। देखो सवाल समझाता हूँ, और ढेरों सवाल आए हुए हैं। देखो 750 किलो के मिश्रण में 25% टीन है, ये बोल रहा कितना टीन और मिलाएं कि मात्रा मिश्रण की
मिश्रण का 70% हो जाए टीन, मतलब यह मिश्रण का 70% हो जाए, यानी कि टीन 70% हो जाए। तो देखो टोटल मिश्रण 750 किलो इनटू मिला क्या रहा है टीन, तो टीन पहले दे रखा है, फिर टीन मिला रहा है, फिर टीन दे रखा है। तो टीन को अगर 25 से 70 करना है तो मिलाना कितना पड़ेगा, एक बात बताओ मेरे को। 55%, 50%, कितना 55 है 45, कितना मिलाओगे 45% मिलाओगे, बताओ। 45% मिलाना पड़ेगा ना, 25 से 70% करना, 45% मिलाना पड़ेगा। तो अगर 45% टीन मिला दोगे तो टीन हो जाएगा 70 नहीं लेना है, अन्य मिश्रण कितना बचेगा 30%, तो 30 लेना है अपने को, यही मिलाई गई टीन की मात्रा होगी। तो देखो 3 से कटेगा ये 25 बार, 25 गुणा 45 कर लो, 0 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 चौके 112, 112, 11 25 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बोल रहा 80 लीटर दूध के विलियन में 60% दूध है, तो मैंने कहा देखो 80 लीटर टोटल मात्रा लिख लो, इनटू ये बोल रहा है दूध की मात्रा 60% है, इसमें कितना दूध और मिलाएं कि 80% दूध हो जाए। 60% दूध को 80% करना है, दूध की मात्रा तो 20% मिलानी पड़ेगी, लेकिन अंत में अगर 80% दूध होगा तो दूध नहीं लेना है, अन्य मात्रा कितनी बची 20%, तो 20% वो मात्रा लेनी है अन्य। तो ये इससे कटेगा तो 80 लीटर बचेगा, 80 लीटर ही हमने मिलाया, इसका मतलब दूध इसमें। चलिए, एक टाइप है एग्जाम पर आधारित, परीक्षा पर आधारित टाइप है, इसके भी सवाल हम देख लेते हैं। परीक्षा पे आधारित टाइप क्या होता है, चलो मैं सवाल समझाता हूं आपको। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, अक्षरा ने कुल मिलाकर 5 विषय में 85% नंबर प्राप्त किए। देखो 5 विषय में 85% नंबर प्राप्त किए, उसने ध्यान रखना 5 विषय हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था, यानी कि हर पेपर 100 नंबर का था, तो 5 पेपर 500 नंबर के हो गए। 100 का ये, 100 का वो, 100 का ये, 100 का ये, 100 का ये, 500 का पेपर हो गया। मतलब टोटल 500 नंबर के पेपर में से 85% मिले हैं, तो 500 का 85% अक्षरा को मिला है। तो 500 का 85% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 इंटू 5 25 की 5, 2 बचा, 5 अठे 40 और 2 42, 425 नंबर उसको अक्षरा को टोटल मिले हैं, है ना। जब बोल रहा अक्षरा ने हिंदी में इतने, कंप्यूटर में इतने, मैथ्स में इतने, इंग्लिश में इतने मिले, तो साइंस में कितने मिले, जोड़ लो ना भाई। 75 92, 89 81, और 5वें में क्या मिले, मान लो x मिले, तब जाके 425 नंबर मिले इसको। ये 5वें के ही तो नंबर निकालने, देखो विज्ञान में कितने मिले, जोड़ लीजिए डायरेक्ट है। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, ये 7 हासिल 1 बचा, है ना। 1 देने से ये 8 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 1 33 प्लस x, 337 में क्या जोड़े 425 आ जाए, बताओ। तो 15 माइनस 7 8 बचा, 12 माइनस 4 8 बचा, 88 जोड़े। ठीक है, मतलब साइंस में इसके 88 नंबर आए थे। ये समझो जरा, जॉन को एक परीक्षा में 20% नंबर मिले और वो 10 नंबर से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% नंबर मिले और वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 नंबर ज़्यादा थे। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में 20% नंबर मिले हैं जॉन को, तो ध्यान देना, अगर जॉन को 20% नंबर मिले हैं ना, तो वो 10 नंबर से फेल हो गया है। यानी कि अगर किसी परीक्षा में जॉन 20% नंबर लाया, तो इसका मतलब वो 10 नंबर से फेल हो गया, यानी कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे इसको 10 नंबर कम मिले हैं। कम मिले मतलब -10 कर लेता हूं मैं, लिख लेता हूं -10, कि मान लो -10, यानी कि 10 कम रह गए उसके नंबर। अगर 10 और मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक है। 20% नंबर मतलब 10 नंबर कम हो गए इसके, ठीक है, 20% नंबर लाया तो। अब जेक अगर 35% नंबर प्राप्त हुए तो वो पास होने के अंकों से भी 20 ज़्यादा थे, यानी कि अगर जेक 35% नंबर ले आएगा ना, तो जितने उसके पास होने के लिए नंबर चाहिए ना, उससे भी ये 20 नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, तो एक बात बताओ, 20% नंबर पे तो वो फेल हो गया 10 नंबर से, और 35% जैसे ही नंबर लाया तो वो ज़्यादा नंबर ले आया, मतलब पासिंग मार्क्स 20 और 35 के बीच में होगा। अब 20 और 35 के बीच में होगा तो ये तो 35 खुद है, नहीं ये 35 से बहुत बड़ा है, ये 20 खुद है, एक ही ऑप्शन बचा, 30% आंसर हो गया। देखिए बुद्धि लगाइए, सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे आंसर आ रहा है भाई। देखो अगर कोई बच्चा 20% नंबर लाता है तो वो फेल हो जाता है 10 नंबर से,
तो 20 पे तो फेल है। 35% नंबर अगर ले आया तो वो पास होने से भी 20 नंबर ज़्यादा ले आया, तो 35 इसलिए भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 20 और 35 के बीच में ही रहा होगा। अब अपन देख लेते हैं। तो देखो 20% नंबर लाया तो 10 नंबर से फेल हो गया, और थोड़े से ज़्यादा 15% नंबर और ज़्यादा ले आया तो 20 नंबर ज़्यादा मिल गए पास होने के नंबर से। यानी कि वो कितने परसेंट का गैप आ रहा है यहाँ पे? 15% का, है ना। ये जो 15% है ये किसको दर्शा रहा है यहाँ पे? इन दोनों का अंतर कितना आया? 30 के बराबर आया, है ना। तो 15% 30 है, यानी कि इसका दुगना है, ये दुगना है ना। तो 100% कितना आएगा? 200। 100% कितना आएगा? 200 आएगा, है ना। जितना परसेंट है उसका दुगना इधर है, तो 100% का दुगना इधर होगा, 200। यानी कि परीक्षा का 100% यानी कि पूर्णांक होता है, तो पूरा पेपर 200 नंबर का था, इसका ये मतलब हुआ। मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको, ठीक है। पूर्णांक कितना आ गया? 200 नंबर का पेपर आ गया। अब इस 200 नंबर में से देखो दो कंडीशन है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो आंसर को, इससे भी कर सकते हो। मैं दोनों से बताता हूँ, दो केस है, दोनों से निकाल सकते हैं कि परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं। 200 नंबर का पूरा पेपर है, इसका वो 20% नंबर लाया। 200 का 20% कितना होता है? 40 नंबर। यानी कि 40 नंबर अगर वो लाया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 200 का 20% नंबर लाया वो, 200 का 20% कितना होता है? 40 नंबर। अगर वो 40 नंबर लाया ना तो 10 से फेल हो गया, यानी कि अगर 10 नंबर और आ जाते तो क्या वो 50 नंबर पे पास नहीं हो जाता? क्या बिल्कुल पास हो जाता। तो इसका मतलब अगर वो 50 नंबर ले आता टोटल 200 में से, तो क्या वो पास नहीं हो जाता? बोलो जरा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से 25, 50 कटेगा 25 बार। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ है क्या? 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 20 10 30 5 35 15% है, और ये 20 10 30 आ गया, 15% 30 है, 15 दूनी 30, तो डबल आ गया। 1% 2 है, 100% 200 है, ठीक है, पूर्णांक 200 है। 200 का 20% 40 हो गया, 10 नंबर ज़्यादा लाया 50 हो गया। 50 200 का कितना परसेंट है? पूर्णांक कितना है? 25% आ रहा है, मैंने पता नहीं क्या काट दिया। अबे 25 ऑप्शन में ही नहीं है, वही तो गड़बड़ हो गया। ये तो मैंने अंधाधुनी काट दिया, 125 लिख दिया टाइपराइटर ने गलती से। ये 25 आंसर आएगा, है ना। ये 125 नहीं होगा, 125 तो वैसे संभव भी नहीं है। तो आंसर एक ही संभव नहीं है, अब दो संभव है। क्यों संभव है दो पता है? क्योंकि 25 भी तो आ रहा है जो इन दोनों के बीच में होगा, 20 और 35 के। 20 तो होगा ही नहीं ना, 35 होगा। 20 और 35 के बीच में दो ऑप्शन आ गए, 25 और 30 अब, तो है ना। और यहाँ से अब जब मैंने सॉल्व करा इसको तो कितना आंसर आया मेरा? तो यहाँ से आंसर आया मेरा 25%। तो ये 25% आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, है ना। आप दूसरी कंडीशन से भी कर सकते हो इसको, है ना। एक ऐसे भी कर सकते हो, एक ऐसे भी कर सकते हो। मान लो 200 का 35% नंबर लाया वो, तो अगर 200 का 35% नंबर ले आया ना, 200 का 35% कितना होता है? 70 होता है। 200 का 35% 70 नंबर होता है। 70 नंबर लाया तो भी वो 20 नंबर से 20 नंबर पास होने के नंबर से ज़्यादा ले आया, तो 70 में से 20 घटा दो, तो 70 माइनस 20 करना है, यानी कि पास होने के लिए फिर से वही 50 नंबर चाहिए। तो 50 नंबर चाहिए, 200 के पूर्णांक में से कितना परसेंट है? वही 50 200 का 25% हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आप एक ही तरीके से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। है ना। अब मैं समय देख लेता हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव है। इसके सवाल कितने हैं? इनकम एक्सपेंडिचर के बहुत ज़्यादा सवाल है भाई, है ना। और फिर इलेक्शन है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब इसको अगली क्लास में रखेंगे अपन। तो ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप दो हैं हमारे, एक आय व्यय और बचत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। सर्वाधिक क्वेश्चंस दो ही टाइप से बनते हैं परसेंटेज के अंदर, बाकी से जो बनते हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ। दो ही टाइप सबसे ज़्यादा बनते हैं, एक तो आय व्यय खर्च पे आधारित और दूसरा चुनाव पे आधारित। तो दो टाइप जो बचे हुए हैं वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे। परसेंटेज की जो दूसरी मैराथन होगी, वन शॉट मैराथन, उस दूसरे नंबर की मैराथन में ये बाकी के बचे हुए टाइप्स आपको मिलेंगे। मैंने लगभग आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जिसमें आपका परसेंटेज लगभग कवर हो गया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो एसएससी की एग्जाम्स में आए हुए हैं अभी 2024 में। ध्यान रखिएगा, जो एसएससी के क्वेश्चंस लगा रहा है उसको कभी भी किसी देश की किसी भी एग्जाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। सारी एग्जाम के क्वेश्चंस कॉपी होते हैं एसएससी में से। तो अगर आप एसएससी के ही क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपको किसी और एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अप टू डेट हो। और मैं 2023 और 24 के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये आपकी एग्जाम में।
थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसी क्लास लगी है, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। रोज़ आपको एक एक टॉपिक या एक दो दिन में, कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है तो कभी कभार एक दो दिन में रिकॉर्ड करके मैं आपको डेली डालूंगा। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि लाइव क्लास में बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाती है यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मैं रिकॉर्ड करके फुल HD क्वालिटी में आपको ये वीडियोस दूंगा ताकि आप अच्छी क्वालिटी में इन वीडियोस को देख पाएँ, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।